हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों हम लोग ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया रिवीजन सीरीज की। पहले चैप्टर थी रोटेशन, सेकंड थी मैग्नेटिज्म। कुछ बच्चों ने ये भी कमेंट में कहा है कि मैग्नेटिक मटेरियल और अर्थ मैग्नेटिज्म कब करेंगे। बच्चों हम लोग कुछ दिन बाद जब EMI AC कंप्लीट कर लेंगे तो वापस से मैग्नेटिक मटेरियल और अर्थ मैग्नेटिज्म पर एक डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर का नाम है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं फिर से बता दूं, हम लोग यहां पे बहुत डिटेल नहीं कर रहे हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को, हर कॉन्सेप्ट की बेसिक्स समझ रहे हैं, उनके सारे फॉर्मूलाज नोट कर रहे हैं और उन पे फटाफट एप्लीकेशंस कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर डिटेल और रिक्वायरमेंट होगी और नीड होगी बच्चों कमेंट करना पड़ेगा, उस पर हम लोग एक और प्रॉब्लम सेट या फिर कुछ और कॉन्सेप्ट के संग वापस मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इस चैप्टर में, फ्लक्स के बारे में हम लोग ने बात पहले भी की थी भाई। फ्लक्स पहली बार हम लोग ने सुना था गॉस लॉ में, रादर मैंने पहली बार फ्लक्स सुना था जब हम लोग पढ़ रहे थे फ्लूइड के बारे में बातें। याद होगा फ्लूइड में हम लोग पढ़ते थे A1V1 इक्वल्स टू A2V2, याद आ रहा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वहां पे एरिया इनटू वेलोसिटी जो थी बच्चों वो कहलाता था वाटर फ्लक्स। समझ आ रहा है फ्लक्स का मतलब क्या होता है, एक बार पहले समझ लेते हैं। अगर अपने कोई पर्टिकुलर एरिया कंसिडर करें, इस पर्टिकुलर एरिया से कितना पर्टिकुलर, अगर बात करते हैं मैग्नेटिक की तो मैग्नेटिक फील्ड कितना पार कर रहा होता है, या फिर अगर बात करते हैं वाटर की तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर से कितना वाटर क्रॉस कर रहा होता है, पर सेकंड बोल सकते हो या फिर एक इंटेंसिटी वाइज बोल सकते हो। तो हम लोग को मेजर करना है कितना फील्ड पार कर रहा है या फिर कितना वाटर पार कर रहा है या फिर कितना चाय पार कर रहा है, हम लोग उसे कहते हैं पर्टिकुलर वाटर फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर टी फ्लक्स। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं फ्लक्स समझाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपने एक फोटो फ्रेम ले, ठीक है, अगर अपने एक फोटो फ्रेम ले और ये फोटो फ्रेम ने अंदर से ना कांच हटा दो, मान लो यहां पानी बह रहा है, मान लो यहां पानी बह रहा है, ठीक है, ये एक फोटो फ्रेम है और यहां से पानी बह के जा रहा है। तो अगर ज्यादा पानी पार करता है इस फ्रेम के अंदर से, हम लोग कहते हैं भाई यहां पर फ्लक्स ज्यादा है। वहीं पर अगर पानी कम पार करेगा पर सेकंड, हम लोग बोलेंगे वाटर फ्लक्स कम है। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसी फ्रेम को थोड़ा टिल्ट कर देते हैं, मतलब मैं इसका एक और व्यू दिखाता हूं। मैं इस फ्रेम को थोड़ा टिल्ट कर देता हूं। पहले अगर ये फोटो फ्रेम ऐसी थी, अब फोटो फ्रेम अगर मैंने थोड़ा टिल्ट कर दिया तो अब क्या होगा, पहले से कुछ कम वाटर पार कर पाएगा यहां से। मैं अगर इस फोटो फ्रेम को और टिल्ट कर दूं, मैं इसे और टिल्ट कर दूं तो इस पर्टिकुलर फोटो फ्रेम से और पानी कम पार कर पाएगा। समझ आ रहा है? तो अल्टीमेटली फोटो फ्रेम से कितना पानी पार करता है डिपेंड करता है कि इस फील्ड के, इस पानी के परपेंडिकुलर में कितना एरिया है। ठीक है, अगर ये फ्रेम ऐसे थी तो ये वाला कंपोनेंट सिर्फ काम का था, जब फ्रेम इस तरह की थी तो सिर्फ ये वाला कंपोनेंट काम का था जिसमें से पानी पार कर रहा था। ठीक है, हम लोग को समझना होता है कि भाई अगर जो एरिया कंसिडर किया जा रहा है उस एरिया को कितना क्रॉस कर रहा है वो फील्ड, इनटू दैट फील्ड इज फ्लक्स। यहां पर मैंने फॉर्मूला लिख के रखा है, phi इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। इसका मतलब होता है बी का वो कंपोनेंट जो एरिया को पार करने में यूज होता है, या फिर एरिया का वो कंपोनेंट जो बी के अलोंग रहे, उसे कहते हैं हम लोग फ्लक्स। स्पेशली यहां हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। फॉर्मूला है बी डॉट ए मतलब बी ए कॉस थीटा। अगर ऐसा हो रहा है कि यहां पर बी की वैल्यू अलग है, यहां पे बी की वैल्यू अलग है, यहां पे बी की वैल्यू अलग है, तो हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट ए फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो फ्लक्स का मतलब पर्टिकुलर एरिया से लिंक्ड कितना फील्ड पार कर रहा होता है, पर्टिकुलर एरिया से लिंक्ड कितना फील्ड पार कर रहा होता है, हम लोग कहते हैं फ्लक्स। वो मैग्नेटिक फ्लक्स हो सकता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता, पानी पार कर रहा होता तो वाटर फ्लक्स कहलाता, चाय पार कर रहा होता तो टी फ्लक्स कहलाता, या फिर जो भी और पार कर रहा है उसके हिसाब से उसका नाम दिया जाएगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया को कितना फील्ड क्रॉस कर रहा है। तो इस चैप्टर का जो सबसे मेन, सबसे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो हम लोग को मिला है वो मिला है फैराडेज लॉ से। शिट, ये मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, ये फैराडेज लॉ से मिला था। तो भाई फैराडे लॉ क्या कहता है? फैराडे लॉ कहता है कि एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग दैट सर्किट चेंजेस। मतलब अगर हम लोग कोई भी एक कॉइल लेते हैं, कोई भी तरह का एक कॉइल लेते हैं, अगर मैं यहां पर एक मैग्नेट ले लूं और मैं इस मैग्नेट को पास लेकर जाऊं या दूर लेकर जाऊं,
इसके वजह से क्या होगा, यहां पर जो ये फील्ड जनरेट कर रही थी ये मैग्नेट, वो जो फील्ड जनरेट कर रही थी बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट, इस पर्टिकुलर कॉइल में जो फ्लक्स लिंक हो रहा था वो चेंज होने लगेगा। ठीक है, अगर मैग्नेट दूर जाएगी तो जो फील्ड यहां से पार कर रहा था वो कमेगा, अगर वही मैग्नेट पास आएगी तो जो फील्ड यहां से पार कर रहा था वो बढ़ेगा। ठीक है ना। तो फैराडे ने समझाया कि जब कभी किसी कॉइल में फ्लक्स का चेंज होता है उसकी वजह से उस कॉइल के आसपास एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जैसा हम लोग कूलम्स लॉ में पढ़ते हैं, थोड़ा अलग तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये सर्कुलर शेप का होता है, वहीं पर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था कि प्लस से माइनस की तरफ टर्मिनेट करता था। ये वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, यहां पर एक जो भी चार्जेस रहेंगे उसको धक्का लगता है और वो फ्लो करने लग जाता है। एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे करंट सेटअप होता है या फिर वोल्टेज सेटअप हो जाता है। ठीक है, तो फैराडे ने समझाया कि एक ईएमएफ इंड्यूस होता है या फिर उसके वजह से एक करंट इंड्यूस होता है यहां पे, जब कभी कहीं पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी इस कॉइल से लिंक्ड है वो चेंज होता है। ठीक है, कहा गया ये जो मैग्नीट्यूड होगा इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द सर्किट। मतलब जितने हाई रेट से फील्ड या फिर फ्लक्स यहां बदलेगी उसी पर डिपेंड करेगा यहां पे कितना बड़ा ईएमएफ डेवलप होगा। एग्जांपल लेते हैं, अगर अभी थोड़ी देर पहले यहां से लेट्स से 10 लाइनें पार करी थी, 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार कर रही थी। ठीक है, 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी। थोड़ी देर बाद अगर यहां पर 8 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, मान लो थोड़ी देर मान लेते 1 सेकंड बाद, फिर अगले 1 सेकंड बाद अगर यहां पे 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, तो हम लोग कहेंगे यहां पर जो चेंज हुआ वो छोटा चेंज हुआ, पर यहां पर चेंज क्या हुआ, ज्यादा हुआ। मतलब इस समय जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, जो इधर हुआ है ये अगर E1 है, जो इधर वो ये E2 है, हम लोग कहेंगे ईएमएफ E2 इज मोर देन ईएमएफ E1। मतलब डिपेंड करता है कितने हाई रेट से हम लोग का वहां पर फ्लक्स चेंज हो रहा है। और मैंने बताया फ्लक्स क्या है भाई, पर्टिकुलर कॉइल से जो भी हम लोग सर्किट कंसिडर कर रहे हैं या अभी जो भी हम लोग कॉइल कंसिडर कर रहे हैं उसमें से कितना फील्ड लाइंस पार कर रहा है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कितना फ्लक्स लिंकेज है उससे, इसका रेट ऑफ चेंज पर डिपेंड करता है ईएमएफ। फाइन, ये हुई फैराडे लॉ की बेसिक बात। हम लोग डायरेक्शन को लेकर जब बात करना शुरू करते हैं कि भाई ऑब्वियसली जब किसी कॉइल में बात करते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो ऑब्वियसली कोई ना कोई एक एंड पोलैरिटी प्लस देगा, दूसरा एंड नेगेटिव देगा। अब ये प्लस माइनस ऐसे होगा या प्लस माइनस ऐसे होगा, इसको लेके सवाल उठा कि अगर इस कॉइल में हम लोग बोल रहे हैं कि यहां पे हम लोग फ्लक्स चेंज करवा रहे हैं सराउंडिंग में किसी भी तरीके से, तो ये प्लस पोलैरिटी बनेगा कि ये प्लस पोलैरिटी बनेगा, या फिर बोल सकते हैं करंट इस तरह फ्लो करने वाली या फिर करंट इस तरह फ्लो करने वाली है। सवाल इस पर उठा। अब इसका जवाब हम लोग को मिला लेंस से, लेंस के लॉ से। लेंस ने बताया द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच एज टू अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपने यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक सोलेनॉइड लगा देते हैं, बहुत एलिमेंट्री एग्जांपल है। यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया। ठीक है, अगर यहां से एक मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, अगर ये पास जा रहा होता है, जब ये करीब जा रहा है, तो जब ये मैग्नेट करीब जा रहा है तो ऑब्वियसली यहां पर क्या हो रहा है, इसके वजह से यहां पर फील्ड लाइन, अंदर घुसती हुई फील्ड लाइन बढ़ रही है, अंदर घुसती हुई फील्ड लाइन बढ़ रही है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सोलेनॉइड में करंट कुछ इस तरह फ्लो करना चाहेगा सो दैट ये मैग्नेट जो कि कॉज है, जो पास आ रहा है वो कॉज है, उस कॉज को वो अपोज कर पाए। हम लोग जानते हैं जब भी किसी सोलेनॉइड में करंट फ्लो करता है तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हम लोग जानते हैं जब कभी किसी कॉइल में करंट फ्लो करता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अगर किसी सोलेनॉइड में करंट फ्लो करेगा तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। मुझे पता है यहां पे नॉर्थ पोल करीब आ रहा है, तो इसमें करंट इस तरह फ्लो करना चाहिए ताकि ये भी नॉर्थ पोल बन जाए, सो दैट नॉर्थ पोल को रिपेल करे और ये मैग्नेट पास ना आ पाए। अब नॉर्थ पोल बनने के लिए इस कॉइल को करंट कैसे फ्लो करना चाहिए, इस साइड से एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो करना चाहिए। मैंने ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे फाइंड आउट किया, मैं फिर से बता दूं। मुझे पता है कि अगर ये नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो अंदर फील्ड लाइंस बढ़ रहा है, अंदर फील्ड लाइंस बढ़ रहा है। ठीक है, अंदर फील्ड लाइंस बढ़ रहा है, तो अगर मेरे इस कॉइल में करंट इस तरह फ्लो करेगा, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इस तरह की बनेगी। तो कॉज क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड अंदर इंक्रीज कर रहा है। करंट अगर इस तरह फ्लो करती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल की वजह से इस तरह की बनेगी जो नॉर्थ पोल को पास आने से रोकेगी। इस तरह सोच सकते हो, या फिर एक बेसिक सा लॉजिक याद कर लो। जब कभी हम लोग किसी करंट कैरिंग कॉइल में देखते हैं करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मैं इसे देख कर ना, मतलब मैं यहां पे मैं एक एन इमेजिन कर सकता हूं, दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज के साथ मैंने एक एरो दिया ऐसे, फिर मैंने एक एरो दिया, मुझे दिख रहा है ये एन शेप बन रहा है लगभग। मतलब मुझे अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखता है कॉइल में करंट फ्लो करता हुआ, एंटी क्लॉकवाइज दिखता है तो वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। मतलब इस साइड से देखने पर वो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, और वहीं पर जिस साइड से देखने पर मुझे करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता हुआ दिखेगा, दिख रहा है, मैंने इस कर्ल के पैरेलल में एक लाइन बनाया, मैंने इस कर्ल के पैरेलल में एक लाइन बनाया, जोड़ दिया, ये साउथ पोल दिख रहा है। तो जिस साइड से मुझे करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता हुआ दिखेगा वो साइड साउथ पोल बनेगा, जो साइड से मुझे करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता हुआ दिखेगा वो साइड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। मुझे पता है नॉर्थ पोल अगर पास आ रहा है, मुझे नॉर्थ पोल को पास नहीं आने देना है, क्योंकि लेंज लॉ कहता है डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच एज टू अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। यहां पर कॉज क्या है, नॉर्थ पोल का पास आना कॉज है। नॉर्थ पोल का अगर पास आना कॉज है तो करंट इस तरह फ्लो करे कि नॉर्थ पोल को पास ना आने दे, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को भी नॉर्थ पोल यहां बनाना चाहिए, और करंट कैसे फ्लो करना चाहिए, इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना चाहिए। इस तरफ से देखने से क्लॉकवाइज दिखेगा, इधर से देखने से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे। मैं डायरेक्शन की बात और भी करने वाला हूं आगे, मैंने बस एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि लेंज लॉ क्या कहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक बेसिक एप्लीकेशन न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। फ्लक्स को लेकर अगर बातें क्लियर नहीं है तो फ्लक्स को लेकर बातें कर लेते हैं। और a circular disk of radius 0.2 meter is placed in a uniform magnetic field of induction 1 by pi Weber per meter square। वेबर पर मीटर स्क्वायर ये मैग्नेटिक फील्ड का ही यूनिट होता है, या तो टेस्ला या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, दोनों ही यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है ना, इन सच ए वे दैट इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वेक्टर बी, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द डिस्क इज। तो बोला गया है कि एक डिस्क है, मैंने ऐसे बनाया, मतलब एक डिस्क है जिसकी रेडियस बता दी गई है 0.2 मीटर, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब हम लोग फ्लक्स के लिए बी ए कॉस थीटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए यूज करते, यूनिफॉर्म है तो बी डॉट ए मतलब बी ए कॉस थीटा। ठीक, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का मतलब होता है बी, ये कितना 1 by पाई, इन सच अ वे दैट इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ वेक्टर बी। ठीक है, मतलब ये अगर डिस्क है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैं कलर चेंज करता हूं, जब कलर के ऑप्शन है तो कलर चेंज करना चाहिए। वेक्टर बी ये एरिया वेक्टर, एंगल बन रहा है 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, in such a way that its axis makes an angle of 60 degree with the vector b, the magnetic flux linked with the disk is b कितना है 1 by pi, एरिया कितना है, रेडियस बता दिया 0.2 मीटर, मतलब पाई आर स्क्वायर, तो 0.2 का स्क्वायर, और cos 60 मतलब हाफ, है ना, थोड़ा गंदा हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया। इधर देखते हैं क्या होगा, 0.2 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 1 by 2, 0.1, 0.02, इट्स लाइक वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। हो क्या रहा है, बी का यूनिट क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट क्या हो गई मीटर स्क्वायर, तो वेबर यूनिट क्या रहेगा, वेबर। ठीक है, तो अपने फ्लक्स का यूनिट भी सीख ले, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है वेबर, और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। 0.02 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 0.02 वेबर। ठीक है, नीट 2019 का क्वेश्चन है सामने, और काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। 800 टन कॉइल of effective area 0.05 मीटर स्क्वायर is kept perpendicular to a magnetic field। तो भाई B की वैल्यू बता दी गई है 5 10⁻⁻5 टेस्ला, मुझे बता दिया गया है नंबर ऑफ टर्न्स है 800, एरिया बता दिया गया 0.05 मीटर स्क्वायर। When the plane of the coil is rotated by 90 डिग्री around any of its coplanar axis in 0.1 second the EMF induced is। तो बच्चों E का फॉर्मूला लगे हां तो याद करते हैं, माइनस ऑफ
डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ये माइनस साइन कौन दिया? ये माइनस साइन देने वाला था लेंस। ये माइनस साइन देने वाला था लेंस। लेंस ने बताया कि भाई अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ इस तरह इंड्यूस होगा कि फ्लक्स ना बढ़े, ठीक है ना। कॉस को अपोज करने वाला बात इस माइनस साइन से आता है। डिटेल पे नहीं जाएंगे, बस बातों को समझ के इनका इस्तेमाल करते हैं, या फिर माइनस डी फाई बाई डी टी। अब अपने को अगर एवरेज ईएमएफ निकालना तो ये फॉर्मूला, और अपने को अगर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ चाहिए होता है तो ये फॉर्मूला। देखते हैं किससे काम बनता है यहां पर। तो अपने को यहां पर एक एवरेज बता दिया गया। क्या बोला गया है? व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री। तो एक तरह का एवरेज का बात हो रहा है। तो फ्लक्स का बच्चों एक्चुअल फॉर्मूला होना चाहिए एन बी डॉट ए, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स के भी फैक्टर आते हैं। तो एन बी डॉट ए का मतलब होता है एन बी ए कॉस थीटा। तो क्वेश्चन है 800 टर्न कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया, एरिया बता दिया गया है, मतलब सॉल्व करने का जरूरत नहीं, सीधा एरिया लिखेंगे। टू अ मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड बता दिया गया। तो व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री अराउंड एनी ऑफ इट्स कोप्लेनर एक्सिस। तो अगर पहले था एन, अगर लिखते हैं फाई इनिशियल, और इसको लिखते हैं एन बी ए कॉस 0, और बाद में फाइनल लिखते हैं एन बी ए कॉस 90। मुझे पता है कॉस 90 मतलब क्या हो गया? 0, और कॉस 0 क्या हो गया? 1। तो व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स? 0 माइनस एन बी ए बाई टाइम। तो बच्चों पुट करते हैं यहां पर, एन हो गया 800, बी कितनी हुई? 5 10 पावर माइनस 5। बच्चों एरिया है 0.05। काफी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। 0.05 ये हो गया 800 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 0.05, और ये हुआ फाइनल, ये हुआ इनिशियल फ्लक्स, है ना। तो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाई टाइम ईएमएफ होगा। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? 800 इंटू 5 इंटू 0.05। तो ये काम करते हैं, ये 2 0, और यहां से ये डेसिमल हटा देते हैं क्योंकि 0.05 है और ये 800 है। तो 8 5 40, 40 5 200, 200 इंटू 10 पावर माइनस 5 बाई टाइम। टाइम कितना है? 0.01, और टाइम है 0.1, सॉरी, टाइम है 0.1, ठीक है। तो अपने यहां से अगर पॉइंट हटाते तो ऊपर आ जाएगा, अपने यहां से अगर पॉइंट हटाते ऊपर आ जाएगा 10। कितना हो रहा है फिर? ये 2 0, एक 3 0, 3 0 मतलब 3 माइनस हट गया, बचेगा 2 10 पावर माइनस 2। समझ आ रहा ना? 1 2 3 10 पावर माइनस 5 टू 10 पावर माइनस 2 बचने वाला है, मतलब 0.02 वोल्ट, ठीक है। 0.02 वोल्ट। कोई ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अ कनेक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.025 टेस्ला विद इज प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। द रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग एट अ कांस्टेंट रेट। मतलब ये एक कॉइल है और फील्ड इस तरह से, फील्ड इस तरह से पास करता हुआ, फील्ड इस तरह से पास करता हुआ परपेंडिकुलरली, है ना, इस तरह से फील्ड पास करता है। या फिर ऐसे नहीं लिख के अगर चाहो तो समझ लो, इस तरह बोला जा रहा है कि ये कॉइल है और फील्ड यहां पर अंदर की तरफ प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब कुछ इस तरह की फील्ड है, ठीक है। तो व्हाट इज फाई इक्वल्स टू बी इंटू एरिया, है ना, बी इंटू एरिया कॉस 0, बिकॉज यहां पे कोई एंगल नहीं बन रहा है। और डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड डी फाई बाई डी टी, तो बी वही रहेगा पाई, ये हो जाएगा 2r dr dt, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, है ना। अब मैं सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूं, इसमें मैं बार बार माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर रहा हूं। पीछे भी दिखा होगा मैं माइनस साइन को लेके बात नहीं कर रहा हूं। वो e इक्वल्स टू माइनस डी फाई डी टी में जो माइनस साइन है वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए, बच्चों ध्यान समझना, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन समझाने के लिए। तो e इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, b इंटू पाई 2r dr dt, जो भी है पुट करेंगे फटाफट। यहां पर अपने पास क्या क्या गिवन है देखते हैं। अपने पास b है 0.025 पाई, ठीक है, पाई को पाई की फॉर्म में रहने देते हैं। 2r कितना है? r की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 10 to the minus 2। dr dt कितना है?
1 मिलीमीटर पर सेकेंड मतलब 1 × 10⁻³ ठीक है, ग्रेट। b हो गया, पाई हो गया 2r dy/dt। बच्चों पुट करके देखें क्या होता है, सॉल्व करते हैं अब। 10⁻², 10⁻³ है ना, और यहां पे क्या हो गया बच्चा, 2 2 = 4, 4 × 0.025 विल गिव यू 0.1। समझ रहे, 0.025 × 4, ऐसे कर लो 25 × 4 हो गया 100, और ऑलरेडी यहां पे 3 डेसिमल प्लेस था, मतलब 100 में 3 डेसिमल मतलब 0.1 आया। 0.1 × पाई क्या बचा, 10⁻⁵, 10⁻⁵ और 0.1 10⁻⁶, तो पाई × 10⁻⁶ वोल्ट्स, ये होगा ईएमएफ, जिसको हम लिख सकते हैं पाई माइक्रोवोल्ट। ऑप्शन बी है पाई माइक्रोवोल्ट। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग ने बेसिकली क्या समझा कि फैराडे लॉ क्या था, उसका बेसिक एप्लीकेशन क्या था। हम लोग ने बस गिने चुने एप्लीकेशन किए, हम लोग वीडियो ज्यादा लंबा स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग ठीक यहां से और भी बातों पर बात करेंगे जो बात क्लियर नहीं हुई है इस वीडियो में, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस करेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ और रोटेशनल ईएमएफ के संग, जो आगे की टॉपिक रहेगी। दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो। जो भी डाउट रहे, जो भी सवाल रहे, जरूर बताना चाहिए कमेंट में बताकर। दिस मच, बाय बाय।